सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे 26वीं बैठक होती है 21 सितंबर 1931 को संघीय ढांचा समिति द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की लगातार यहाँ पे बात चल रही है। बाबा साहब का क्रांतिकारी संबोधन हम आपके समक्ष लेकर आज उपस्थित हो रहे हैं, जिसमें बाबा साहब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात जो कहते हैं वो यहाँ तक कह देते हैं दो सदनों की व्यवस्था को लेकर कि मैं तो श्री गांधी का प्रतिद्वंदी हूं। आखिर किस परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब ऐसा कहते हैं कि मैं श्री गांधी का प्रतिद्वंदी हूं? ऐसी सरकार धोखा है, एक प्रपंच है। किस तरह की सरकार को बाबा साहब यहाँ धोखा और प्रपंच बोल रहे हैं? मेरे साथियों, किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं और किस सरकार को कहते हैं कि ये ऐसी सरकार धोखा और एक प्रपंच है? आज के अम्बेडकर संदेश में आप देखिए, बाबा साहब उन सभी सुझावों से यहाँ पर पूरी तरह से असहमत हैं जो पूर्व के बैठक में, यानी कि 23वीं और 24वीं जो बैठक होती है, 25वीं बैठक होती है, वहां पर जो दो सदनों के बारे में ये सुझाव दिया जाता है, वो चाहे जफरुल्लाह खां के द्वारा दिया गया हो, सरदार उज्जवल सिंह के द्वारा दिया गया हो, माननीय मोहम्मद शफी के द्वारा दिया गया हो, माननीय तेज बहादुर सप्रू के द्वारा जो सुझाव दिया गया, उनके सुझाव से बाबा साहब पूरी तरह से यहाँ पर असहमत हैं। ये स्वयं इस बात को कहते हैं। तो आखिर बाबा साहब क्या सुझाव देते हैं? दो सदनों की व्यवस्था किस तरह से होनी चाहिए, किस सदन में कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए, कि कौन सा सदन कौन सा विधेयक प्रस्तुत करेगा, किसके अधिकार, किस सदन के अधिकार किसके अधीन रहेंगे। ऐसी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज बाबा साहब के इस क्रांतिकारी संबोधन में, क्रांतिकारी सुझाव में, प्रस्ताव में सामने निकल कर आएंगी। तब बाबा साहब कहते हैं कि अब तक जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं उनमें एक बात पर बल दिया गया है और मैं समझता हूं ये सभी में एक समानता है, और वह यह है कि भारत के भावी संविधान में दोनों सदनों के संबंधों को विनियमित करते समय उन्हें इस स्तर की समानता, शक्तियों की समानता प्रदान की जानी चाहिए, सिवाय कुछ छुटपुट बातों को छोड़कर, जैसे वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने का अधिकार और मत देने का अधिकार। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि सामान्य सर्वसम्मत मत यह था कि इन दोनों सदनों की स्थिति समान होनी चाहिए। अब मैं अपने पूर्व वक्ताओं के प्रति पूरा आदर भाव व्यक्त करते हुए अत्यंत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हो सकता। मेरे और उनके बीच जो मतभेद हैं वह उस मामूली सी बात को लेकर हैं कि दूसरे सदन के कार्यों और उद्देश्यों के बारे में हमारा बिल्कुल ही भिन्न दृष्टिकोण है। मैं उन महान भावों के दृष्टिकोण को अच्छी तरह समझता हूं जिन्होंने कल यह अभिमत प्रस्तुत किया था कि अगर हमारा विधानमंडल इस तरह संगठित किया गया कि हर सदन उसका प्रतिनिधित्व करे, जिसे प्राचीन भाषा में राज्य की अलग अलग जागीर कहा जाता है, तब दोनों सदनों की शक्तियां समान होनी चाहिए। अगर निचला सदन ऐसे वर्ग के लोगों से गठित किया गया जिन्हें उच्च सदन में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, और अगर उच्च सदन में ऐसे वर्गों के लोग रहे जिन्हें साधारण सदन में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तब हमें कुछ कहना ही होगा जिससे कल कही बात स्पष्ट हो सके। लेकिन यदि हमारा विधानमंडल ऐसे आधार पर गठित किया गया जिसे मैं एक राज्य की अलग अलग जागीर कहता हूं, तब मैं दो सदनों वाले विधानमंडल बनाए जाने के लिए अपनी सहमति नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जनता के लिए बोलता हूं। बात बहुत स्पष्ट ढंग से कहते हैं, मैं जनता के लिए बोलता हूं। इस मामले में मैं श्री गांधी का प्रतिद्वंदी हूं, इसलिए मैं ऐसे विधानमंडल के लिए अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता, और इस संबंध में मैं जनता के भाग्य को इस तरह की व्यवस्था के अधीन काम करने वाली सरकार को नहीं सौंप सकता। अतः मैं लॉर्ड एस्किथ के शब्दों में कहूंगा कि ऐसी सरकार धोखा है, एक प्रपंच है। वस्तुतः हमारे विधानमंडल के सदनों का गठन, शायद मैं गलती नहीं कर रहा हूं, अलग अलग जागीरों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व के आधार पर नहीं होगा। अगर मैं भावी विधानमंडल के गठन के बारे में ठीक ठीक समझा हूं तो मेरा ख्याल है कि निचला सदन जनता को लेकर गठित किया जाएगा। निचला सदन जनता को लेकर गठित किया जाएगा, उसमें हर वर्ग के लोग होंगे, उसमें जनता की हर विचारधारा के लोग होंगे। अगर ऐसा है तो मेरा निवेदन है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा सदन नहीं होगा जो उसका प्रतिद्वंदी हो या जो बराबरी का दावा करेगा।
यही मेरा दृष्टिकोण है और इसलिए अध्यक्ष महोदय, जहां तक मत संख्या 3 के उपशीर्ष 2 में उल्लिखित प्रश्न का संबंध है, मेरा उत्तर यह है कि निर्णय का अधिकार निचले सदन में निहित किया जाना चाहिए। अध्यक्ष कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर, क्या आप इसे संविधान में लिखेंगे? तब बाबा साहब कहते हैं, जी हाँ, मैं सोचता हूं कि ऐसा किया जा सकता है। अध्यक्ष कहते हैं, ये किया जा सकता है, लेकिन क्या आप संविधान में इसको शामिल किए जाने के पक्ष में हैं? तब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, आशा है कि आप इस विषय पर मुझे बाद में बोलने की अनुमति देंगे। यह खास तौर से वित्त विधेयक के मामले में जरूरी है। मेरी राय में उच्च सदन को निचले सदन के विचारार्थ सुझाव देने का अधिकार होना चाहिए, जिसे निचला सदन अगर चाहे तो स्वीकार कर सकता है। उच्च सदन को वित्त विधेयक को न केवल प्रस्तुत करने बल्कि उसमें संशोधन करने का भी अधिकार होना चाहिए, और जिस रूप में निचला सदन उसे पारित करे उसी रूप में उस वित्त विधेयक को कानून बन जाना चाहिए, भले ही वह उच्च सदन द्वारा अस्वीकृत हो चुका हो। मैं सोचता हूं कि जो प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है वह बहुत ही क्रांतिकारी लगेगा, और मैं सोचता भी यही हूं कि इसे क्रांतिकारी प्रस्ताव कहा जा सकता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अगर यह ऐसा है, तब कल जब मेरे विद्वान सहयोगी माननीय तेज बहादुर सप्रू और माननीय मोहम्मद शफी इस सवाल पर बोल रहे थे, उन्होंने अत्यंत आधुनिक संविधानों में से किसी भी संविधान का जिक्र नहीं किया। ये देखकर मुझे ताज्जुब हुआ कि उन्होंने कनाडा डोमिनियन, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका के कुछ अपेक्षाकृत पुराने संविधानों के उदाहरण दिए। तब बाबा साहब कहते हैं कि कनाडा का संविधान 1867 में बना था, ऑस्ट्रेलिया का 1901 में और दक्षिण अफ्रीका का 1909 में बना था। मैं नहीं जानता कि उन्होंने यहाँ के हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बीच के संविधानात्मक संबंधों पर विचार क्यों नहीं किया। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने उदाहरण के तौर पर आयरलैंड के दोनों सदनों के बीच के संबंधों पर, जैसे कि वे हैं, विचार क्यों नहीं किया। मैं ये भी नहीं समझ पाता कि वह ब्राइस कमेटी के प्रस्तावों पर विचार करना कैसे भूल गए। अगर उन्होंने इन सब पर विचार किया होता तब मेरे प्रस्ताव को सुनकर जो उन्हें आश्चर्य हुआ है वह नहीं होता, लेकिन चूंकि उन्होंने इन सब का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए मैं अपने प्रस्ताव का समर्थन इन सब का उल्लेख करके करूंगा। मेरा प्रस्ताव ठीक वैसा ही है जैसा कि 1911 के पार्लियामेंट एक्ट में दिया गया है। वहां ये कहा गया है कि जहां तक वित्त विधेयक का संबंध है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स इस पर विचार कर सकता है, लेकिन हाउस ऑफ कॉमन्स की परम सत्ता है। इस अधिनियम में एक कहा गया है कि जब किसी वित्त विधेयक पर हाउस ऑफ कॉमन्स में विचार हो जाए और वह उसे पारित कर दे, तब वह कानून बन जाएगा, चाहे उस संबंध में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सहमति ना भी हो। लेकिन शर्त यह है कि महामहिम विधेयक पर अपनी सहमति दे दें। महोदय, यही संबंध जहां तक वित्त विधेयक का प्रश्न है, आयरलैंड के संविधान में दोनों सदनों के बीच निहित है। आयरलैंड के संविधान की धारा 35 में कहा गया है, क्या कहा गया कि वित्त विधेयक के संबंध में एतद पश्चात निचला सदन यानी कि सीनाड आयरन उच्च सदन डेल आयरन से निरपेक्ष विधायी शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके बाद धारा 38 में कहा गया है कि उच्च सदन डेल आयरन द्वारा प्रस्तावित और पारित प्रत्येक विधेयक, यदि वह वित्त विधेयक न हो, निचले सदन को भेजा जाएगा और उसमें वह संशोधन कर सकेगा। लेकिन उच्च सदन द्वारा पारित कोई विधेयक और इसके बाद उक्त अनुच्छेद की बाकी बातें हैं। तो सामान्य साथियों, इस तरह से यहाँ पर आयरलैंड की धारा 35 और आयरलैंड की धारा 38 में क्या कुछ कहा गया वो आपके समक्ष यहाँ पर रखा गया। आज के अम्बेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि किस सदन में जनता के हर वर्ग के विचारधारा के लोग होंगे। बाबा साहब की विचारधारा के अनुसार, बाबा साहब के दृष्टिकोण के अनुसार वो कौन सा सदन होगा जिसमें जनता के हर विचारधारा के लोग होंगे। बाबा साहब चाहते हैं कि ऐसा सदन हो भारत में जो द्विसदनी व्यवस्था की बात हो रही है, दो सदनों की बात हो रही है, तो स्वाभाविक है एक उच्च सदन होगा और एक निम्न सदन होगा। तो इस उच्च और निम्न सदन में से कौन सा सदन जनता के हर वर्ग की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करेगा। बाबा साहब के दृष्टिकोण के अनुसार इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। सामान्य साथियों, आप में से कई साथी लगातार अम्बेडकर संदेश को वॉच कर रहे हैं,
कई ऐसे वीडियो होते हैं जिनमें व्यूअर्स की संख्या बेहद कम रहती है, लेकिन बावजूद इसके वो साथी जो परमानेंट वीडियो को वॉच करते हैं, अम्बेडकर संदेश को सुनते हैं, उन पर हमें गर्व है और हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आपके न सिर्फ आप वॉच करते हैं वीडियो को, संदेश को सुनते हैं, बल्कि अंत तक सुनने के बाद हर अम्बेडकर संदेश में पूछे गए प्रश्न का जवाब बखूबी आप कमेंट सेक्शन में दे रहे हैं। हम आपका दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज के अम्बेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर करने की अपील करते हैं और इसी अपील के साथ दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय।